दोपहर के काफी बाद जूनवू नींद से जागता है और उसे अपने परिवार द्वारा छोड़ा गया एक नोट मिलता है जिसमें लिखा है कि उन्हें अचानक जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने किराने के लिए पैसे छोड़े हैं। हालांकि जूनवू बाजार जाने के बजाय अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने का फैसला करता है। उनकी गेमिंग सत्र तब रुक जाती है जब एक अन्य खिलाड़ी जोर देता है कि वह समाचार देखे, यह दावा करते हुए कि एक बड़ा घटनाक्रम हो रहा है। जैसे ही जूनवू टेलीविजन चालू करता है, कार्यक्रम एक आपातकालीन प्रसारण सिग्नल द्वारा ओवरराइड हो जाता है, जिसके बाद एक समाचार रिपोर्टर सर्वनाश की शुरुआत की घोषणा करता है। जूनवू के फोन पर एक आपातकालीन अलर्ट फ्लैश होता है, ठीक उसी समय जब वह खिड़की से बाहर झांकता है, जहां उसके सामने एक भयानक दृश्य सामने आता है। शहर में जॉम्बीज ने कब्जा कर लिया है, जो हर दिशा में भागते हुए आतंकित मनुष्यों का पीछा कर रहे हैं। सड़कें अराजकता में डूबी हैं, वाहन बार बार टकरा रहे हैं और छोटे छोटे विस्फोटों में फट रहे हैं। एक छोटी लड़की अपनी मां के लिए रोती है और जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो बच्ची उसे खाना शुरू कर देती है। जूनवू को गलियारे से आवाजें सुनाई देती हैं जो पुष्टि करती हैं कि अराजकता और हिंसा उनकी इमारत में भी घुस आई है। जब वह अपने सामने का दरवाजा थोड़ा खोलता है, उसका पड़ोसी सांगचुल जबरदस्ती अंदर घुस जाता है, ये विनती करते हुए कि उसे रहने दिया जाए क्योंकि उसका अपार्टमेंट उसके अब जॉम्बी बन चुके भाई ने कब्जा कर लिया है। जूनवू उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सांगचुल विरोध करता है और दरवाजे को रोक देता है। आखिरकार जूनवू मान जाता है, उसे बाथरूम का उपयोग करने की अनुमति देता है इस शर्त पर कि वह तुरंत बाद चला जाए। एक टेलीविजन रिपोर्ट तब जूनवू को सूचित करती है कि लोग तेजी से फैलने वाले संक्रमण के कारण बदल रहे हैं। लक्षणों में आक्रामक विस्फोट और आंखों से खून बहना शामिल है, जो अंततः नरभक्षण में समाप्त होता है। जूनवू जल्दबाजी में एक चाकू उठाता है और सांगचुल पर निशाना साधता है जब वह बाथरूम से निकलता है, क्योंकि उसने उसके हाथ पर एक खरोंच देखी है। सांगचुल जोर देता है कि वह ठीक है, लेकिन तभी उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह ऐंठने लगता है क्योंकि उसकी नसें काली पड़ने लगती हैं। अचानक गुर्राहट के साथ वह जूनवू पर झपटता है, जो उसे पीछे धकेलने और अपार्टमेंट से बाहर निकालने में सफल हो जाता है। दरवाजे के माध्यम से एक हाथ के साथ संक्षिप्त संघर्ष के बाद जूनवू ताला लगाने में सफल हो जाता है। जासूसी छेद से झांकते हुए वह एक बड़े जॉम्बी को सांगचुल पर हमला करते और उसे खींच कर ले जाते देखता है। अब दरवाजे के नीचे से खून अपार्टमेंट में रिसने लगता है। इसके बाद जूनवू अपने प्रवेश द्वार को रेफ्रिजरेटर को इसके खिलाफ धकेल कर मजबूत करता है। अपने परिवार से संपर्क करने की उसकी कोशिशें व्यर्थ हैं। एक स्वचालित ऑपरेटर संदेश उसे सूचित करता है कि कॉल कनेक्ट नहीं हो सकता। उसे अपनी मां से एक टेक्स्ट प्राप्त होने पर राहत मिलती है, जिसमें उनकी सुरक्षा की पुष्टि होती है, हालांकि वे वापस नहीं आ सकते। वह उसे घर के अंदर रहने और जीवित रहने का आग्रह करती है। समाचार पर एक रिपोर्टर सलाह देता है कि नागरिकों के पास 60 दिन का भोजन और पानी का भंडार होना चाहिए, जिससे जूनवू को किराने की खरीदारी न करने के अपने फैसले पर पछतावा होता है। वह अपने प्रावधानों को राशन करना शुरू करता है और एक परिवार की तस्वीर पर "आपको जीवित रहना होगा" शब्दों के साथ एक पोस्ट-इट नोट चिपकाता है। अगली सुबह टेलीविजन पर एक प्रोफेसर स्पष्ट करता है कि जॉम्बीज मस्तिष्क के दाहिने गोलार्ध को प्रभावित करने वाले उत्परिवर्तित वायरस का परिणाम है। जूनवू अभी भी फोन कॉल नहीं कर पाता, लेकिन सोशल मीडिया पर कई पोस्ट देखता है जिसमें लोग अपने प्रियजनों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, अपने पते आयर अलाइव हैशटैग के तहत साझा कर रहे हैं। बचाव की उम्मीद में जूनवू अपनी तस्वीर अपने पते के साथ एक साइन के साथ खींचता है, इसे आओ मस्ट सर्वाइव हैशटैग के साथ अपलोड करता है। वह एक वीडियो भी देखता है जिसमें एक व्यक्ति एक ऊंची इमारत की खिड़की से लटक रहा है, बेहतर सिग्नल खोजने के लिए सेल्फी स्टिक का उपयोग करते हुए अपनी स्ट्रीमिंग करता है, जो अचानक उसके गिरने के साथ समाप्त हो जाता है। टीवी रिपोर्ट में उल्लेख है कि नव संक्रमित व्यक्ति कई मिनटों तक लक्षण रहित रहते हैं, इससे पहले कि उनकी तब्दीली हो। जूनवू अपने परिसर के अन्य अपार्टमेंट्स का सर्वेक्षण करने के लिए अपने ड्रोन को तैनात करता है। यह पाता है कि लगभग सभी जॉम्बीज से भरे हुए हैं। अपने पिता को एक आकस्मिक फोन कॉल बैटरी खत्म कर देता है, जिससे ड्रोन को वापस लौटना पड़ता है। फिर वह एक ऑनलाइन गेम में विचलन की तलाश करता है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन विफल हो जाता है। उस शाम बाहर एक कार का अलार्म जूनवू को जगाता है। अपनी खिड़की से देखते हुए वह एक पुलिस अधिकारी को अपने साथी अधिकारियों पर गोली चलाते देखता है, जो सभी जॉम्बी बन चुके हैं। दुर्भाग्य से वह अपनी सारी गोला बारूद खर्च कर देती है, और जैसे ही वह दोबारा लौट करने की कोशिश करती है, जॉम्बीज उसे घेर लेते हैं, बार बार काटते हैं और उसे और अधिक मरे हुए लोगों से भरी सड़क की ओर खींच ले जाते हैं।
जूनवू के विचलन पैदा करने के लिए चिल्लाने से जॉम्बीज केवल क्षण भर के लिए रुकते हैं, इससे पहले कि वे अधिकारी को खाना फिर से शुरू करें। अचानक पिछले दिन का बड़ा जॉम्बी उसके दरवाजे पर धमाका करना शुरू करता है। अंततः रेफ्रिजरेटर को हटाकर दरवाजा खोल देता है। जूनवू पीछे धकेलने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसके पास ताकत की कमी है, इसलिए वह बालकनी की ओर भागता है और किनारे पर चढ़ जाता है। जब जॉम्बी उसका पीछा करता है तो वह रेलिंग के ऊपर से गिर जाता है और नीचे गिर पड़ता है, जबकि जूनवू सुरक्षित रूप से लटकता रहता है। वह पहले की भीड़ को देख सकता है और नोटिस करता है कि पुलिस अधिकारी भी अब बदल चुकी है। बाद में वह अपने दरवाजे को और मजबूत करता है, यह देखकर दुखी होता है कि जॉम्बी के घुसपैठ ने उसका अधिकांश भोजन नष्ट कर दिया है। उस रात वह अपने अनुयायियों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें अपनी गहरी भय व्यक्त करता है। 7वें दिन जूनवू अपने पिता की शराब पीना शुरू करता है और अपनी खिड़कियों को रंगीन कागज से ढक देता है ताकि उसे देखा न जाए। समाचार में बताया जाता है कि संक्रमण केवल खून के संपर्क से फैलता है, जिसका मतलब है कि काटने और चाकू के घावों से बचकर कोई सुरक्षित रह सकता है। जॉम्बीज को बढ़ी हुई ताकत और संवेदी धारणा प्राप्त होती है। कुछ तो नियमित मानव कार्य जैसे दरवाजे खोलना या अपने पूर्व पेशे की नकल करना भी कर सकते हैं। एक आकर्षक विज्ञापन देखने के बाद जूनवू एक कटोरा रेमन खाता है। बाद में महसूस करता है कि पोस्ट इट नोट ने संकेत दिया था कि यह उसका आखिरी भोजन था। हताशा में वह अपनी पानी की बोतल गिरा देता है और पानी के लिए नल की ओर जाता है। केवल यह पाता है कि पूरे अपार्टमेंट की पानी की आपूर्ति कट गई है। वह मेज पर बची कुछ बूंदों को चाटने का सहारा लेता है। 10वें दिन जूनवू एक और वीडियो फिल्माता है, जिसमें घर पर इंतजार करने की आधिकारिक सलाह के साथ अपनी निराशा व्यक्त करता है। वह भागने के लिए बेताब है, लेकिन बाहर जॉम्बीज के कारण फंस गया है। उसे एक आपातकालीन ऐप याद आता है जिसमें रेडियो फीचर है, जिसके लिए ऑडियो जैक की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके पास केवल वायरलेस ईयरबड्स हैं। 15वें दिन तक जूनवू अपने अपार्टमेंट में नाच रहा है ताकि वह सामना कर सके। फिर वह एक शोर सुनता है और क्षण भर के लिए खुशी से भर जाता है जब उसे लगता है कि उसका परिवार लौट रहा है। लेकिन यह खुशी क्षणभंगुर है, क्योंकि वह इसे एक भ्रम के रूप में पहचानता है जिससे वह टूट जाता है। वह निराशा में गिर पड़ता है जब तक कि एक वॉइस मैसेज उसे चौंका नहीं देता। वह अपनी माँ की आवाज को सुन सकता है जो उसे स्थिर रहने के लिए कह रही है, लेकिन भारी स्थैतिक शोर बाकी को अस्पष्ट कर देता है। वीडियो के व्यक्ति की नकल करते हुए वह अपनी बालकनी की रेलिंग पर सेल्फी स्टिक के साथ खड़ा होता है। संदेश सुनता है जबकि नीचे जॉम्बीज उसके गिरने का इंतजार करते हैं। रिकॉर्डिंग दुखद रूप से समाप्त होती है, जिसमें उसके परिवार पर एक जॉम्बी द्वारा हमला करने की आवाजें हैं, यह सुझाव देते हुए कि वे चले गए हैं। यह अंतिम झटका जूनवू को टूटने का कारण बनता है। वह अपने लिविंग रूम में सब कुछ तोड़ना शुरू करता है, लेकिन यह उसका गुस्सा शांत करने में विफल रहता है। वह बाहर निकलता है और एक गोल्फ क्लब से एक जॉम्बी को मार डालता है। जैसे ही वह और को चुनौती देता है, वह एक कोने के आसपास देखता है और जॉम्बी बन चुके सांगचुल को देखता है। एक जॉम्बी उसे डराता नहीं है, लेकिन उसकी चीख ने एक पूरी भीड़ को आकर्षित किया है। वह लिफ्ट की ओर दौड़ता है और दरवाजे खोलता है, केवल यह देखने के लिए कि और जॉम्बीज बाहर निकल रहे हैं। भयभीत जूनवू भागता है और ठीक समय पर एक छिपने की जगह पाता है। भीड़ के गुजरने के बाद वह अपने अपार्टमेंट की ओर वापस शुरू करता है। एक नया अंधा जॉम्बी प्रकट होता है, इसलिए जूनवू इसके गुजरने का इंतजार करता है और फिर जल्दी से अंदर जाता है। उसके दरवाजे के ताले की आवाज जॉम्बीज को सचेत करती है, जो बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। 20वें दिन जूनवू को विस्फोटों की आवाज सुनाई देती है और वह खिड़की की ओर दौड़ता है, यह देखने के लिए कि शहर पर बमबारी हो रही है। यह मानते हुए कि अंत आ गया है, वह केवल हेलो और गुड बाय शब्दों के साथ एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड करता है और फिर खुद को फांसी देने की तैयारी करता है। जैसे ही वह अपने भाग्य का इंतजार करता है, एक लेजर बीम उसके अपार्टमेंट में चमकती है, जो एक साइन पर नो शब्द की ओर इशारा करती है। जूनवू रस्सी से मुक्त होने के लिए संघर्ष करता है और लेजर का अनुसरण करता है, क्योंकि यह मूर्ख मत बनो वाक्य को लिखता है। सामने की ओर देखते हुए वह देखता है कि यूबिन उसे अपने अपार्टमेंट से दूरबीन से देख रही है। वे हाथ के इशारों से 7 बजे मिलने की व्यवस्था करते हैं। यूबिन के अपार्टमेंट की एक झलक दिखाती है कि वह अत्यधिक संगठित है, जिसमें जीवित रहने के गियर का भंडार है। उसने अपने दरवाजे पर एक जाल भी तैयार किया है और अपने हाउस प्लांट को पानी देती है। अगले दिन जूनवू देर तक सोता है, 11 बजे जागता है। यूबिन उसे देखकर दया करती है और फिर भी उसका अभिवादन करती है। इशारों और अपने फोनों के माध्यम से वे नाम और संक्षिप्त संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। एक शोर यूबिन को बाधित करता है,
इसलिए वह संकेत देती है कि वे फिर से 7 बजे मिलेंगे। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी पकड़ती है और अपने जाल में फंसे एक जॉम्बी का सामना करने के लिए मुड़ती है। खुद को थोड़ा तैयार करने के बाद वह इसे मार देती है। उस रात बारिश होती है और जूनवू और यूबिन दोनों पानी इकट्ठा करने के लिए बाहर बर्तन रखते हैं। यूबिन अपने पौधे को भी बाहर रखती है। जूनवू की इमारत को देखते हुए वह नोटिस करती है कि 8वीं मंजिल खाली प्रतीत होती है। अगली सुबह जूनवू जल्दी उठता है लेकिन भूख से कमजोर है। यूबिन नोटिस करती है और अपनी बालकनी तक एक रस्सी से बंधी गेंद फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन यह कम पड़ जाती है। जूनवू अपने ड्रोन को एक रस्सी के साथ भेजता है और एक बार जब यह दोनों छोर पर सुरक्षित हो जाता है, यूबिन एक भोजन का बैग भेजती है जिसमें एक नोट है जिसमें उसे धीरे खाने की सलाह दी गई है। तभी जूनवू देखता है कि एक जॉम्बी बन चुका फायर फाइटर गेंद को पकड़ लेता है और रस्सी खींच रहा है। यूबिन के छोर पर टेबल उसके अपार्टमेंट में खींची जाती है, जिससे वह टकराती है और बेहोश हो जाती है। अब टेबल रेलिंग के खिलाफ अटक जाती है और फायर फाइटर रस्सी पर चढ़ना शुरू करता है। जूनवू खाली बोतलें फेंकता है लेकिन सभी चूक जाती हैं। फिर वह ड्रोन को फायर फाइटर के पास उड़ाता है, उसे गिराने की कोशिश करता है, यहां तक कि उसके गाल को छू लेता है। जॉम्बी ड्रोन पर प्रहार करता है जिससे जूनवू को सावधानीपूर्वक युद्धाभ्यास करना पड़ता है। जब जॉम्बीज उसके दरवाजे पर धमाका करना शुरू करते हैं तो वह क्षण भर के लिए विचलित हो जाता है और ड्रोन गिर जाता है, लेकिन वह अंतिम क्षण में नियंत्रण हासिल कर लेता है। हालांकि फायर फाइटर ड्रोन को पकड़कर नष्ट कर देता है। इससे पहले कि वह चढ़ना जारी रखे, यूबिन होश में आती है और उसका हाथ काट देती है, जिससे वह गिर जाता है। जैसे ही यूबिन अपने दर्पण में अपनी चोटों की जांच करती है, जूनवू अपने फोन पर एक संदेश चमकाता है, मजबूत रहो। कुछ समय बाद भोजन की आपूर्ति फिर से कम होने पर जूनवू खुद को याद दिलाता है कि उसे अपने परिवार के लिए सहना होगा। वह अपने पैरों को लपेटता है और सिर ढकता है, इससे पहले कि वह आधी रात को अपने अपार्टमेंट से निकल जाए। गलियारे शवों से भरे हैं, जिसमें सांगचुल का भी शामिल है। जूनवू चुपके से उसकी चाबियां लेता है, पास के एक जॉम्बी से सावधान रहते हुए। वह सांगचुल के अपार्टमेंट में प्रवेश करता है और रेफ्रिजरेटर से भोजन, हेडफोन्स, एक जैकेट और वॉकी टॉकीज की एक जोड़ी इकट्ठा करता है। फिर वह बिस्तर पर एक आकृति नोटिस करता है और चादर हटाता है, जिससे एक मृत महिला का पता चलता है। उसी क्षण सांगचुल का जॉम्बी बन चुका भाई हमला करता है, उसे धक्का देता है। जूनवू मृत महिला के शरीर को ढाल के रूप में उपयोग करता है, जिससे वह मुक्त होकर भागने में सक्षम हो जाता है। जॉम्बी उसका पीछा करता है, लेकिन जूनवू एक धातु की रॉड फेंककर उसे धीमा कर देता है और दरवाजा बंद करके अपने अपार्टमेंट में सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करता है। जल्दी भोजन करने के बाद जूनवू हेडफोन की तारों को काटकर जैक को रेडियो एंटीना के रूप में उपयोग करता है, लेकिन ऐप अभी भी काम नहीं करता। वह यूबिन को एक वॉकी टॉकी और अपने प्राप्त भोजन का कुछ हिस्सा बैग में वापस भेजता है। वे थोड़ी देर बात करते हैं, एक दूसरे को समर्थन देते हैं और यूबिन स्वीकार करती है कि उसने भी अपनी जान लेने के बारे में सोचा था। दोपहर के भोजन के लिए वे एक साथ नूडल्स तैयार करते हैं, एक साझा भोजन का अनुकरण करते हैं। वे दोपहर बातचीत में बिताते हैं और यूबिन एक बचपन की चढ़ाई दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले ऊंचाई के डर को प्रकट करती है। उनकी बातचीत बारिश समझी जाने वाली आवाज से बाधित होती है। बाहर देखते हुए वे देखते हैं कि आसपास के सभी जॉम्बीज एक साथ दौड़ रहे हैं। जैसे ही संक्रमित उनकी इमारतों में तूफान की तरह घुसते हैं, बचे हुए लोग चुप रहने के लिए फर्श पर गिर पड़ते हैं। हालांकि यूबिन गलती से एक शेल्फ गिरा देती है और आवाज जॉम्बीज का ध्यान खींचती है। भयभीत वह मानती है कि वह खत्म हो चुकी है, लेकिन जूनवू ये याद करते हुए कि इकाइयां जुड़ी हुई हैं, अपने पड़ोसी के लैंडलाइन पर कॉल करता है। फोन की घंटी जॉम्बीज को उसके दरवाजे से हटा देती है। ये महसूस करते हुए कि उनकी मंजिलें अब सुरक्षित नहीं हैं, यूबिन जूनवू को 8वीं मंजिल के खाली अपार्टमेंट के बारे में बताती है और वे वहां मिलने के लिए सहमत होते हैं। जूनवू एक योजना बनाना चाहता है, लेकिन यूबिन इसके बजाय अपनी टेबल और एक रस्सी का उपयोग करके अपनी खिड़की से जमीन तक उतरती है। जॉम्बीज तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं। वह उल्लेखनीय चपलता दिखाती है, या तो उनसे तेज दौड़ती है या अपनी कुल्हाड़ी से उनका मुकाबला करती है। वह कार के दरवाजों को हथियार के रूप में भी उपयोग करती है। जैसे ही वह दूसरी इमारत के पास पहुंचती है, वह मृत पुलिस अधिकारी की बंदूक पर ठोकर खाती है और उसे उठा लेती है। एक जॉम्बी उस पर झपटता है, लेकिन इससे पहले कि वह काटे, जूनवू उसे अपने गोल्फ क्लब से मारता है। अब एक टीम के रूप में वे मरे हुए लोगों के बीच से दूसरी इमारत की ओर लड़ते हुए बढ़ते हैं, परित्यक्त कारों को कवर के लिए उपयोग करते हैं। अंदर पहुंचने पर वे दरवाजा बंद करते हैं और जॉम्बीज के कांच के प्रवेश द्वार को तोड़ने के ठीक समय पर लिफ्ट में चढ़ जाते हैं।
वे 8वीं मंजिल पर पहुंचते हैं और एक अनलॉक दरवाजे की खोज शुरू करते हैं। अचानक शोर से पता चलता है कि यह मंजिल भी संक्रमित है। यूबिन एक खुला अपार्टमेंट ढूंढने के लिए दौड़ती है, जबकि जूनवू पास की वस्तुओं से गलियारे को अवरुद्ध करता है ताकि पीछा करने वालों को रोक सके। उसी क्षण एक दरवाजा खुलता है और एक नकाबपोश व्यक्ति बाहर निकलता है। वह यूबिन को अपने अपार्टमेंट में खींच लेता है और फिर जॉम्बीज पर एक गैस कनस्तर फेंकता है, जिससे जूनवू भी अंदर दौड़ सके। पुरुष के दरवाजा सुरक्षित करने के बाद यूबिन अपनी शंका व्यक्त करती है, क्योंकि यह अपार्टमेंट खाली माना जाता था। हालांकि पुरुष स्वागत करता है, अपना भोजन और पानी साझा करता है। वह अविश्वसनीय समाचार भी देता है। उसकी ऊंची मंजिल की लोकेशन कभी कभी रेडियो सिग्नल पकड़ती है और उसे पता चला है कि एक बचाव दल रास्ते में है। उनकी खुशी तब रुक जाती है जब जूनवू अचानक गिर पड़ता है। पुरुष ने पानी में नशीली दवा मिला दी थी। यूबिन, जिसने केवल एक छोटा घूंट लिया था, केवल चक्कर खा रही है। फिर भी पुरुष उसे आसानी से काबू कर लेता है, उसके हाथ बांध देता है और उसे एक अन्य कमरे में खींच ले जाता है, जहां वह उसे अपनी जॉम्बी बन चुकी पत्नी के साथ बंद कर देता है। दीवारों पर खून के धब्बे सुझाते हैं कि पत्नी ने पहले ही उनके बच्चे को खा लिया है। पुरुष बाहर से एक रस्सी खींचता है, अपनी पत्नी को छोड़ देता है, यह समझाते हुए कि वह केवल उसे खिलाना चाहता है ताकि वह उसके जैसे जीवित रह सके। तभी जूनवू जागता है और पुरुष पर बंदूक तानता है, उसे रोकने की विनती करता है। पुरुष उसे नजरअंदाज करता है और रस्सी छोड़ देता है, जिससे जूनवू को गोता लगाकर इसे पकड़ना पड़ता है। जबकि पुरुष चाकू की तलाश करता है, यूबिन जॉम्बी के साथ संघर्ष करती है, जिसकी खींचने की ताकत के कारण जूनवू अपनी पकड़ खो देता है। वह दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन इसे खोल नहीं पाता और पुरुष उसे एक तरफ धकेल देता है। यूबिन पत्नी के चेहरे पर एक बच्चे का कंबल दबाती है और अचानक चुप्पी पुरुषों को चिंतित करती है। जब पुरुष अंततः दरवाजा खोलता है, यूबिन उसकी पत्नी को उस पर धकेल देती है। जॉम्बी अपने पति को काट लेती है, जो उसे गले लगाता है और फुसफुसाता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इससे पहले कि वह बदल जाए, यूबिन दोनों को गोली मार देती है। गोलियों की आवाज सड़क पर भीड़ को आकर्षित करती है, जो इमारत में घुसने लगती है। यूबिन बंदूक जूनवू को सौंपती है और कहती है कि वह उनके लिए इसका अंत कर दे, लेकिन वह शुरू में मना करता है। वह उसे यह कहकर मनाती है कि उन्हें जॉम्बीज द्वारा खाए जाने के बजाय मनुष्यों के रूप में मरना चाहिए। आंसुओं भरा जूनवू गोली चलाने की तैयारी करता है, तभी उन्हें बचाव हेलीकॉप्टरों के आने की आवाज सुनाई देती है। अब जीवित रहने का संकल्प लेते हुए दोनों जोड़े एक और गैस कनस्तर गलियारे में फेंकते हैं और कुछ जॉम्बीज को धक्का देकर सीढ़ी घर तक पहुंचते हैं। जॉम्बीज का एक बड़ा समूह तेजी से उनका पीछा करता है और यूबिन को पकड़ लेता है। वह अपनी कुल्हाड़ी से जवाबी हमला करती है, जबकि जूनवू एक साइकिल का उपयोग करके रास्ते को अवरुद्ध करता है, जिससे वह ढेर से बच निकलती है। जूनवू उसे छत पर जाने का आग्रह करता है, जबकि वह उन्हें रोकता है। यूबिन सीढ़ियों पर दौड़ती है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर नहीं देख पाती। बहुत संघर्ष के बाद जूनवू जॉम्बीज को कुछ सीढ़ियां नीचे धकेलता है और उसका अनुसरण करता है, छत के दरवाजे को सीढ़ियों से अवरुद्ध करता है। यह महसूस करते हुए कि हेलीकॉप्टर चले गए हैं, वह चिल्लाता है, हम अभी भी जीवित हैं, जबकि दोनों रोते हैं। अचानक भीड़ दरवाजा तोड़ देती है। जूनवू गोली चलाता है, लेकिन गोला बारूद खत्म होने से पहले केवल कुछ को मारता है। सौभाग्य से एक हेलीकॉप्टर प्रकट होता है और इसके सैनिक जॉम्बीज को रोकने के लिए पर्याप्त कवरिंग फायर प्रदान करते हैं, जबकि जूनवू और यूबिन को सुरक्षित उठा लिया जाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर शहर से दूर उड़ता है, जूनवू का फोन फिर से सिग्नल पकड़ता है और उसके परिवार के संदेश पुष्टि करते हैं कि वे जीवित और ठीक हैं। शहर को दूर से देखते हुए जूनवू उन सभी बचे हुए लोगों की पोस्ट के बारे में सोचता है जो उसने ऑनलाइन देखी थीं और अपने जो आई मस्ट सर्वाइव टैग को जॉस अलाइव में बदलते हुए कल्पना करता है। और अधिक ऐसी सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस को सक्रिय करना याद रखें। हमें ट्यून करने के लिए धन्यवाद।